है 26 आज होता है संविधान दिवस। तुम्हें समझना चाहिए संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। क्यों, क्या हुआ था 26 नवंबर को? लागू हुआ था, बन के तैयार हो गया था। नॉलेज अच्छी है। देखिए 26 नवंबर को हमारे देश का, भारत का, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, आजाद हो गया था। उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया जारी थी। संविधान कहते हैं किसी देश जो चलता है वो किन नियमों के ऊपर चलता है, तो उसे कहते हैं संविधान। तो संविधान का निर्माण शुरू किया गया। भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जब हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। और हम इसे संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान हमारे व्यवहारों को नियंत्रित और निर्देशित करता है, और जिसके तहत हमने संरक्षण प्राप्त किया है, उसी देश के संविधान के उसके सम्मान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा की। और देखिए देश का आज आप सभी लोग, खासतौर पर जल्दी के जिम्मेदार नागरिक, मैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से यही अपील करती हूँ कि देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने का हक अदा करिए। हक क्या, हमें संविधान बहुत ज्यादा रटना है या वो नहीं करना है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, अपने कर्तव्य को निभाइए, क्योंकि आप सभी यूथ हैं, आप सभी युवा हैं, और ऐसा कहा जाता है युवा हमारे देश का भविष्य है। भविष्य इसलिए बोला जाता है, कल को आप में से ही कोई ना कोई जज बनेगा, कोई पॉलिटिक्स में जाएगा, नेता भी बनेगा, ठीक है, क्या पता कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी बन जाए। और इसमें कोई ऐसे हंसने की बात नहीं है। हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, यहाँ किसी को भी राइट है कोई भी पद धारण करने का, बस आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो तभी मैंने कहा है आप देश के क्या है, भावी पीढ़ी हैं। सभी लोग जिम्मेदार नागरिक होने का हक अदा करेंगे। जो भी होता है दिल से होता है। मैं कहती हूँ ओथ ले लो कोई बात नहीं, लेकिन दिल से उसके प्रति रिस्पेक्ट रखो। देखिए माननीय हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने अपनी नॉलेज से हमारे संविधान को सहेजा, जिसको आज हम पालन कर रहे हैं और हमारा पूरा देश पालन कर रहा है। तो उसकी जो वो उसके प्रति सम्मान का जो भाव है, हमेशा अपने दिल में संजोए रखना। संजोए इन द सेंस रखना, कभी किसी का अहित मत करना, ठीक है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े मंचों पे बड़ी बड़ी बातें, हम किसी के साथ वो नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं करते हैं, और वही लोग चंद मिनटों के बाद अपनी बातों से फिर जाते हैं। तो मैं कहती हूँ बड़ी बड़ी बातें मत करिए, लेकिन हाँ अपने संविधान के प्रति निष्ठा रखिए, अपने संविधान के प्रति इतना समर्पण और सम्मान रखिए कि उसे दिल में संजो कर रखो। कभी किसी का अहित मत करो, कभी किसी के साथ अहित होते हुए देखो भी मत। खड़े हो जाओ, तुरंत स्टैंड हो जाओ उस आदमी के साथ, डरो मत कभी भी। तो असली संविधान का पालन वही है जब हम भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कभी भी कुछ गलत ना करें, कभी दूसरे के साथ गलत ना करें, कभी भी दूसरे का अधिकार ना छीने, ना दूसरे के अधिकारों का हनन करें, और साथ ही साथ कभी भी हम दूसरे के राइट्स को दबाएं ना। और जब भी किसी के साथ कभी ऐसा होता है, पक्षपात होता है, उसके अधिकारों को छीना जाता है, तुरंत उसके साथ खड़े हो जाना, स्टैंड होना जाना, क्योंकि ऊपर वाला देखता है। तो यही संविधान की बातें हैं जिसे आप हमेशा हृदय में संजोए रखेंगे। हमारी क्लास चल रही थी लास्ट क्लास, जिसमें मैंने काफी कुछ क्वेश्चन कल भी बता दिए, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन कल लास्ट मैंने तुम्हें बताया था कि किस प्रकार सामाजिक प्रक्रियाएं आएंगी, ठीक है। सामाजिक प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती है, सहयोगी और असहयोगी। फिर शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे सहयोग के बारे में पूछ सकते हैं, सात्मीकरण के बारे में पूछ सकते हैं, प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, संघर्ष किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट संस्कृति, कल्चर से
संस्कृति किसे कहते हैं, इसके प्रमुख तत्व बताइए, इसके प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, इस तरीके का कल्चर से क्वेश्चन जरूर आएगा संस्कृति से। अब कहां से आएगा, किस पार्ट से आएगा, इसको तुम तैयार करना। संस्कृति, संस्कृति की विशेषता, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, एलिमेंट्स यानी तत्व। ठीक है, और संस्कृति के मुख्य रूप से प्रकार, कितने प्रकार की होती है संस्कृति, कौन कौन सी? तुम्हारा इस बार एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, और मैंने जैसा कि कहा था, हर टॉपिक से रिलेटेड किताबें और उनके राइटर के नाम किसी ने लिखे हैं? मैंने कहा था किताबों और उनकी राइटर के नाम लिख देना, और जो प्रश्न शुरू करोगे उत्तर उन्हें जरूर लिखना। किसी ने अमल नहीं किया। और ध्यान रखो मेरी बात, जैसे संस्कृति का है, संस्कृति की किताब कौन बात करता है? हर्स्कोविट्ज करता है, टाइलर करता है। ठीक है, दुर्खीम ने भी धन के उसमें टोटम की बात, संस्कृति की बात की है। तो इन सब की किताबें याद करो। और देखो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन तुम सब लिख लोगे, आंसर नो डाउट। अभी मैंने तुमसे पूछा संस्कृति कितने प्रकार की, सब लोग बता चुके। संस्कृति 2 प्रकार की है, भौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति। नो डाउट सब बता दोगे। नंबर कैसे ज्यादा आएंगे? जब तुम एक्स्ट्रा लिखोगे, कुछ स्पेशल लिखोगे, यूनिक। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो संस्कृति, संस्कृति की विशेषता, संस्कृति के तत्व और संस्कृति के प्रकार। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ सकता है संस्कृति के प्रकारों से, लॉन्ग क्वेश्चन, कि भौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, इनसे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। या तो संस्कृति से आएगा या पूछा जाएगा भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, इनकी विशेषता भी बताइए। और प्रमुख रूप से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में अंतर, किसमें किसमें, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में अंतर, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इससे आने की संभावना है वो है सभ्यता, सिविलाइजेशन। अभौतिक संस्कृति को क्या कहते हैं? भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं? पहले तो ये बताओ मुझे। भौतिक संस्कृति कहते हैं हम जो मनुष्य के द्वारा आविष्कार निर्माण किए गए हैं। अभौतिक संस्कृति कहते हैं नियम, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं। भौतिक संस्कृति को ही सभ्यता कहते हैं। सभ्यता, सभ्यता किस चीज में आती है? सिविलाइजेशन, जो आविष्कार मनुष्य ने किए हैं और जिन्हें अपनाने से हम आधुनिक हुए हैं। हम कहते हैं हम बहुत मॉडर्नाइज हो गए, बहुत सिविलाइज हो गए। सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, घाटी की सभ्यता, ये सिविलाइजेशन कहते हैं जब समाज जैसे जंगली और बर्बर था उससे सभ्यता की ओर गया। सभ्यता की ओर जाना कहते हैं पहले हम जैसे जो भी काम था हाथों से करते थे, धीरे धीरे हमने अपने कार्य को आसान बनाने के लिए, देखो पहले हाथ की चक्की होती थी, फिर तुमने घराट देखा, पानी से चलने वाली आटा चक्की, उसमें मनुष्य को कुछ नहीं होता, वो पानी से वो चरखी घूमती रहती है और आगे से चक्की घूमती रहती है पट्टे से। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब इलेक्ट्रिसिटी बन गई तो मशीनें आ गई। मशीनें आ गई तो उसने हमारे काम को और आसान कर दिया और हम कहलाए जाने वाले लगे सभ्य प्राणी। और जब हम जंगलों में रहते थे तो हमें कहा जाता असभ्य प्राणी, असभ्य हैं ये, अनसिविलाइज्ड, इनको मैनर्स नहीं है, इनको खाने का तरीका नहीं आता, इनको पहनने का नहीं आता। कई बार हम कहते हैं ना, इवन फॉरेनर्स जो होते हैं वो कई बार जब हमारी रूरल कल्चर्स को देखते हैं वो कहते हैं सो अनसिविलाइज्ड। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब हमारा देश काफी आगे बढ़ गया है, और देश नहीं पूरा विश्व प्रगति की ओर ऊपर की ओर चल रहा है। और कहीं ना कहीं हम इन सब मशीनों ने, इन सब आविष्कारों ने हमारे काम को आसान बना दिया, हमें इजी वे में ला दिया, और जिसके कारण आज हम तरह तरह के अलग अलग कपड़े, जूते, ठीक है,
मशीनरीज, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इंटरनेट, इनका उपयोग कर रहे हैं और ये सभ्यता का प्रतीक मानी जाती है। तो भौतिक संस्कृति के वो तत्व जिन्हें अपनाने से हम आधुनिक हुए हैं और जिसमें मनुष्य ने अपनाकर सभ्यता, सिविलाइज कहलाता है, तो उसे कहा जाता है सभ्यता। ठीक है, तो भौतिक संस्कृति का ही एक पक्ष है सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। तो सभ्यता से भी प्रश्न आएगा कि सभ्यता किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो सभ्यता से भी प्रश्न आ सकता है। देखिए, पूरा सिलेबस तुम्हारे कुछ क्वेश्चनों में कंपाइल कर दिया, शुरू से लेकर अब तक। आज एकदम से सारे क्वेश्चन बता रही, आंसर नहीं बताऊंगी। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, उसके विशेषण और क्षेत्र, इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, पता है ना। फिर समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास बताइए। नेक्स्ट, भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास बताइए। नेक्स्ट, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध बताइए। फिर क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग किसी साइंस के साथ पूछ ले, जैसे मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है, विस्तृत विवेचना कीजिए। ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में, समाजशास्त्र इतिहास, समाजशास्त्र मनोविज्ञान, समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, इनके बीच क्या संबंध है ये विस्तार से बताइए। ठीक है, ये भी आ सकते हैं। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध हो गया। फिर सामाजिक समूह से प्रश्न आ सकते हैं। सामाजिक समूह किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। फिर सामाजिक समूह के प्रमुख प्रकार बताइए। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अंतः समूह, बाह्य समूह, संदर्भ समूह। संदर्भ समूह से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन इससे में भी आ सकता है कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, इन दोनों को विस्तार से बताइए। समूह नहीं आएगा, प्राथमिक और द्वितीयक समूह को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देगा। ठीक है, साथ ही साथ अब आ जाइए समूह के बाद संस्कृति सभ्यता, जो मैंने अभी प्रश्न बताए। सभ्यता और संस्कृति से प्रश्न भी आ सकते हैं। और संस्कृति से प्रश्न जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कभी भौतिक संस्कृति पूछ लिया, अभौतिक संस्कृति पूछ लिया। ठीक है, सभ्यता किसे कहते हैं, शॉर्ट में पूछ लिया। ध्यान रखना मेरी बात। ठीक है, और बहुत सारी टर्म्स है वो सब पूछी जा सकती हैं। जैसे सामाजिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं, सोशल प्रोसेस। सामाजिक प्रक्रियाओं को विस्तार से बताइए। ठीक है, फिर या फिर ये कितने प्रकार की होती है, तो आप बताओगे 2 प्रकार। जब विस्तार से पूछेगा तो सारी चीज को डिफाइन करना, यानी विस्तृत रूप से लिखना कि ये 2 प्रकार की होती है, सहयोगी और असहयोगी। सहयोग में कौन कौन सी आती है, सहयोग, समायोजन, सात्मीकरण, एकीकरण। और असहयोगी में संघर्ष, प्रतिकूलता, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, इस तरीके से लिखना। अवधारणाएं थी समाज, जो मैंने कल बताया था, समाज, समुदाय, समिति, संस्था। ठीक है, समाज, समुदाय, समिति और संस्था, इनसे भी क्वेश्चन पूछ, मतलब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं तुम्हें, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा कि जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे ना, उसमें से तुम्हें सब नहीं करने। मैंने कल बताया था, ज्यादा होशियार मत बनने बैठ जाना। अगर उसमें पूछेंगे 3 क्वेश्चन करिए, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, क्योंकि मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट की जब कॉपी चेक करती हूँ, मैं 5 की 5 क्वेश्चन करती हूँ। और फिर जो कई बार पता क्या, देखो सुनो मेरी बात, कॉपी चेकिंग का एक रूल होता है। जैसे बोला गया लॉन्ग क्वेश्चन है कि नहीं, 5 प्रश्नों और 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट ने क्या किया, 5 के 5 कर दिए। ठीक है, फिर शू के 3 तो उसने घटिया किए थे, लास्ट के 2 बहुत अच्छे करके। लेकिन हम लोग लास्ट के काट देते हैं, चाहे कितने भी अच्छे कर रखे हो। हम ये थोड़ा ना करेंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कौन सा किया इसने अच्छा। हम तो 3 के नंबर दिए, लास्ट के 2 काट दिए, जबकि लास्ट के 2 उसने बहुत अच्छे से कर रखे थे। तो मेरी हमेशा एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है, तुम्हें लगता है कि इसमें डायग्राम भी आते हैं, बुक्स के नाम भी आते हैं, सारी हेडिंग्स भी आती है, उसे सबसे पहले करना, चाहे वो 5वां क्वेश्चन क्यों ना हो। और प्रश्नों को जरूर लिखना, प्रश्न जरूर मेंशन करना। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो तुम्हारे बड़े काम की हैं। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस मैंने तुम्हें ऐसा कंपाइल करवा दिया जिसमें हाँ, समाज, समुदाय, समिति और संस्था, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने कल बताया था। वो वीडियो में अपलोड कर दूंगी, तुम लोग देख लेना। समाज, समुदाय, समिति और संस्था, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारा सिलेबस है जो कि मैंने पूर्ण मनोयोग से पूरा कराया। सबकी एक एक वीडियो बनी हुई है, जो कि वीडियो मैंने कहाँ दी है,
अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे। अब रील्स छोड़ दो देखना थोड़े दिन के लिए, अपने डेटा से पता क्या करो, घर में कोई काम भी कर रहे हो, इवन तुम जर्नी कहीं सड़क पे चल रहे हो, हेडफोन लगाओ और उन सब चीज को सुनते जाओ। देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बता रही हूं, बच्चे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, और जबकि जो इंप्लीमेंट करेगा वो पाएगा। मैं कई बार कहती हूँ स्टूडेंट से, और अब भी कहती हूँ, सुधर जाओ, ये लास्ट मौका है। यहां से तुम्हारी परसेंटेज जो आएगी वो ऐसे काउंट होनी शुरू हो जाती है। और सबसे अच्छी बात, स्कॉलरशिप है, तुम्हें स्कॉलरशिप, एक सुंदर आकर्षक स्कॉलरशिप मिलेगी। कोई 500-600 रुपए की नहीं, हजारों रुपए में स्कॉलरशिप मिल रही है। 50-50 हजार रुपए तुम्हें स्कॉलरशिप में मिल रहे हैं। तो पूरे अपने बीए को पूरा मन योग से करो, बड़े मन से करो, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुम इस समय बहुत डिस्ट्रैक्शन तुम लोगों को रखा है, डिस्ट्रैक्शन मत करो। जैसा मैंने बताया, हेडफोन लगाओ और सुनते जाओ, ठीक है। कभी बैठे तो हल्का सा उसका ड्राफ्टिंग कर लो क्वेश्चन की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी संस्कृति बताया, संस्कृति किसे कहते हैं, तो तुम ध्यान में रखना, या तो वो वीडियो ही चला लो और कान में सुनते जाओ। हस्कोविट्स ने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति जो है इंग्लिश के कल्चर से बना है। और संधि विच्छेद मैंने कहा था ना, किसी चीज के बारे में जानना है तो संस्कृत शब्द से संस्कृति आया है, संस्कृत शब्द से संस्कृति को लिया गया है। और ऐसे टाइलर ने कहा है, ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, इसके माध्यम से आपने, टाइलर ने संस्कृति को परिभाषित किया है। तो संस्कृति की परिभाषा हर समाजशास्त्री ने अपने अपने तरीके से दी है। तो संस्कृति को डिफाइन कर दिया। फिर आप बताओ संस्कृति के विशेषताएं। संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति जो होती है क्या होती है, भौतिक अभौतिक होती है। तो संस्कृति अमूर्त भी होती है और मूर्त भी होती है। अगर हम भौतिक रूप में देखें तो वो क्या होती है, बोलो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो तानिया। सब लोग सब सुन लो मेरी बात। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अब ये पढ़ा के ना तुम्हारे से मौखिक पूछ लेने चाहिए फिर से ही, और अच्छे प्रेजेंटेशन दे लो, उससे तुम्हें याद हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को, मेरी आज ही बात सुन लो। देखो एग्जाम तक पहुंचोगे तो तब तुम कहोगे हाँ ये सिलेबस बहुत लंबा है। यदि 2-2, 3-3 क्वेश्चन तुम कान में सुनते जाओ और उसके ड्राफ्टिंग कर लो, एग्जाम तक 5 तारीख तक तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोई ज्यादा क्वेश्चन है क्या? 20 क्वेश्चन होंगे तो एक दिन में 2 क्वेश्चन सुन लो। सुन भी नहीं सकते तुम लोग कान में। जैसे देखो बहुत सारे बच्चे, मैं ये नहीं कहती, आज की तारीख में स्टूडियस बच्चे बहुत कम बचे हैं। स्टूडियस, अब यहां मैं एक बच्चे का तुम्हें एग्जाम्पल, वो लड़की है, वो मेरे पास रहती है, वो मेरी बेटी है, ठीक है। हाँ, पैदा उसको नहीं किया है मैंने, उसकी माँ, वैसे मैं उसकी माँ हूं उसकी। अगर तुम्हें उसकी स्टूडियो, मतलब मैं यहाँ हूं, वो कोटद्वार में है, चाहे तो वो फिल्म भी दे सकती है, चाहे वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसको तरीका जो मैंने बताया था आज तक वो उसी को फॉलो अप करती है। कान में हेडफोन लगाया, मोबाइल में वीडियोस चला ली, और कौन सा एग्जाम है जो वो क्लियर नहीं कर पाती। पहले मुझे शंका थी, इसका दिमाग एवरेज है, इसको बहुत तैयारी करानी पड़ेगी, इसको मैं कैसे सफलता दिलाऊंगी, मुझे संशय होता था। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम लोग तो रिफाइन किए हुए हो। कई बच्चों को देख के तो मैं सोचती हूँ कितने अच्छे हैं ये, अगर समझ जाए। जैसे रजनी ने, ये क्लास में नहीं आती थी, जब इसने मुझे कॉन्सेप्ट बताए तो मैं दंग रह गई इस बच्चे को देखकर। मैंने कहा ये तो क्लास में नहीं आती थी, अभी इसने आना शुरू किया, वो भी जब मैंने इसको डांटा, तब से ये रेगुलर आ रही है। लेकिन जब ये फर्स्ट, तो मैंने इससे पूछा बेटा तूने कहां से पढ़ा, तो उसने कहा मैडम आपकी, जब मैं बिजी रहती थी आपकी वीडियो देख लेती थी। मेरी भी मत देखो, कॉन्सेप्ट आजकल यूट्यूब पे अथाह मटेरियल पड़ा है। अब तुम्हें कोऑर्डिनेशन बैठाना है कि तुम्हें कहां से चाटना है, क्या चाटना है, मैटर उठा लो, चीजों को सुनते रहो। जो कई देखो, गाना भी, तो मैंने कई बार कहा था ना, तुम गाना सुनते हो तो हमें याद हो जाता है जब हम कान में लगा के रखते हैं, बाई चांस हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही करो। क्योंकि पहले अगर तुम्हें बताऊं, परीक्षाएं तो कठिन होती हैं और हम तो उसे और कठिन बना बैठते हैं, हम जैसे बच्चे। और हम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें इजी बना लेते हैं। इजी कैसे? मेहनत करके। देखो हर चीज मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलेगा।
खाना भी खाओगे ना तो वो भी मेहनत से बनाना पड़ेगा, पहले सब्जी लानी पड़ेगी, तब तुम्हें खाना खाने को मिलेगा। अभी तो तुम्हें अपनी मम्मी पापा का परोसा हुआ बहुत आराम से मिल जा रहा है, तो जिस दिन जब तुम्हें मेहनत करके कमाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, नहीं, मेहनत करके कमाना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और जब खाओगे तो तेज नमक की सब्जी भी लगेगी, वाह क्या बना है खाना, और सोचोगे सामने वाला जो मेरे साथ खा रहा है ये भी तारीफ करे, क्या खाना सब्जी बनी है, तब तुम ये एक्सपेक्ट करते हो। और अब तो जरक से उसमें ही चिड़चिड़े हो जाते हो, क्या इसमें तो मिर्च ज्यादा हो गई, इसमें नमक ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी तुम्हें वैल्यू नहीं पता है, मूल्य नहीं पता है उसका, कि ये कैसे खरीदी गई है, सब्जियां कैसे बनी है, और कैसे तुम्हारी थाली तक तुम्हारे सामने परोसी गई है। तो इस चीज को ध्यान रखो। बच्चे हो, और इतने भी बच्चे नहीं रह गए हो, तुम लोग एडल्ट की श्रेणी में आ गए हो। तुम्हारी उम्र में तो मैं देख रही हूँ बच्चों की शादियां हो जा रही है, तो तुम उस लेवल तक अब अपने आप को, अब बच्चे मत सोचो सभी लोग। और मैं बार बार नहीं समझाऊंगी, मैंने तुमसे कल क्या कहा था, ध्यान रख, तुम्हें इजी लग रहा है, एक एक क्वेश्चन को मैंने तुम्हें जिसे कहते हैं ना रटवा, इसे क्या कहते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, सारी वीडियोस भी हैं, रोज मैं वो क्वेश्चन रिवाइज करवा रही हूं। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया संस्कृति को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार बताइए, और तुम ना कर पाए, फिर तो मैं कहूंगी तुम्हें तो हाथ में दिया गया, जिसे कहते हैं ना ऐसे परोस के दिया गया कि खा लो, वो खाना भी नहीं आ रहा है, तुम कह रहे कैसे खाएं, ऐसे खाएं कि ऐसे खाएं, तो मैं तो यही कहूंगी तुम्हें खाना भी नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखो ये बात, मैं हर बार खड़ी नहीं रहूंगी तुम्हें बताने के लिए। और आज की तारीख में सब कुछ मिल जाएगा और बिकाऊ है सब कुछ मार्केट में, बिल्कुल रेडीमेड तैयार, लेकिन तुम्हें उसके पैसे देने पड़ेंगे, भारी रकम, और भारी रकम के बाद वो गारंटी नहीं देंगे कि तुम्हें मिल जाएगी सफलता, कि तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे, लो भाई 1.5 लाख रुपए फीस दो और सरकारी नौकरी ली जाओ, उसकी गारंटी नहीं देंगे। मैंने तुमसे कहा है आज की तारीख में मार्केट में सब कुछ बिकाऊ है, सारी कोचिंग ले लो, सारे तुम एसएससी की, तुम अपने ग्रेजुएशन लेवल की, पीसीएस की, आईएएस की, सब जाके पूरा बाजार सजा हुआ है दिल्ली में मार्केट, और जिसकी मार्केट की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम तो पहाड़ पे बैठे हो, 2-3 लाख रुपए देके जाओगे, कुछ जमीनें बेच के जाओगे, तब वहां सोचोगे कि अब हम पढ़ाई करेंगे कोचिंग से। लेकिन तुम ये गारंटी मत समझ लेना कि जो तुम आज जमीन बेच के और वहां पर कोचिंग लेने जा रहे हो, और उससे तुम्हें वो जाते ही सर्टिफिकेट दे देंगे कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिल गई और सफलता मिल गई, इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं देंगे। देखने में चकाचौंध लगती है, लेकिन जब मायूस होकर वापस लौटते हो ना, यहां भी आने के बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तब तुम्हें एहसास होगा। क्योंकि आज की तारीख में सब कुछ बिकाऊ है, सब कुछ बिकता है आज की तारीख में। सिर्फ अगर तुम समझो एक अच्छा मार्गदर्शक जो निस्वार्थ भाव से तुम्हें दिखा रहा है कि हाँ बच्चों चल लो इस रास्ते पे, बहुत कम मिलेंगे। है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, है नहीं, बहुत सारे हैं हमारे इसी कॉलेज में, बहुत सारी क्वालिटी टीचर हैं जिनको मैं देखती हूं कि यदि ये और अच्छा करें तो बच्चे कहां पहुंच सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं, होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं, बिजनेस माइंडेड, बिकाऊ, पूरा जो मैं तुम्हें बता रही हूं। इतनी आज की तारीख में सबसे बड़ी मार्केट ही कोचिंग की है, कपड़े वपड़े खाने वाने की सब छोड़ दो, करोड़ों अरबों का व्यापार होता है बड़े बड़े शहरों में। नीट की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग, इवन खुद मैं अपने बेटे को सोच रही हूं कैसे तैयारी कराऊं, मैं उसको नहीं पढ़ा पा रही हूं, मैं अपने बेटे को कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से कराऊं, बहुत पजल हूं। और सबके हालात एक जैसे, दुनिया भर की बातें बता देंगे, और फीस के जब मैं देखूंगी इतनी स्कूल की या कॉलेज की फीस भी नहीं है जितनी कोचिंग सेंटर की फीस है। इतना कहीं तुम यदि किसी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे 30 से 60 हजार तक सेमेस्टर की फीस है, और कोचिंग सेंटर वाले 4-4 लाख रुपए फीस बता रहे हैं, 5-5 लाख रुपए फीस है। तो बाजार बहुत बड़ा है, और ऐसा बाजार है देख के चकाचौंध तुम कहोगे वाह एडमिशन ले लेते हैं। एक बार जुआ जिसे कहते हैं ना, वो जुआ है, तुम आज जमीन बेच के जाओगे वो जुए में सब हार जाओ, पहले तो चकाचौंध से आके घूम जाएगी, और फिर जब बाद में निराशा हाथ लगती है तो फिर मैं देखती हूँ उसका फिर दुष्परिणाम क्या सामने आते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ वो किस और चले जाते हैं, नशे की तरफ, या सुसाइड कर लेते हैं, या फिर वो अपने ही स्टूडेंट मैंने गोवा के बार में काम करते देखे, वो देखो वो उसको लाइफ नहीं कहते, उसे तो काटना कहते हैं। और आज की तारीख में हर इंसान तो जी रहा है। क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, सब खा रहे हो ना, हम सब कपड़े भी पहन रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, मोबाइल फोन भी हम सबके पास है, हम लोग अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं।
ठीक है, जो करोड़पति है वो भी जी रहा है और जो एक गरीब आदमी है वो भी जी रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, सबसे अच्छी जिंदगी उसे कहते हैं जो ईमानदारी से मेहनत करो। मैं तुम्हें डे फर्स्ट से कहती हूं, ईमानदारी से मेहनत करो, उसके जो परिणाम निकल के आते हैं ना, उसे कहते हैं जिंदगी जीना। इसे नहीं कहते हैं शो ऑफ की लाइफ। माता पिता ने मोबाइल दे दिया, ठीक है, कपड़े बनवा दिए, तो इसकी शो ऑफ की लाइफ, इसको मत जियो। इसे जिंदगी में आज अगर सोच रहे हो ना दिमाग में, आज से ही दिमाग से निकाल दो इसको। मैं बहुत बच्चों के ऊपर गुस्सा होती हूँ क्योंकि ये एग्जाम टाइम आ रहा है, तुम लोग सीरियस नहीं हो रहे हो। तो इस शो ऑफ की जिंदगी से आज ही मुक्ति पालो। जिंदगी जीना उसे कहते हैं जिस दिन अपने कमाए हुए 100 रुपए से सामान खरीद के लाओगे, वो तुम्हें अच्छे लगेंगे और तुम्हें प्राउड फील होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कह रही है जरूर जब तुम 1 लाख या 2 लाख रुपए महीना सैलरी होगी उसे जिंदगी कहते, नहीं। अपने कमाए हुए 100 रुपए भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक दिन में यदि तुम कहीं से 500 रुपए कमा लाए, वाह आज का दिन कितना अच्छा गया। तो जो काम भी करो, चाहे मजदूरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, लिख रहे हो, बहुत मेहनत से करो। और ये बार बार समझाती हूं, इसके बाद नहीं समझाऊंगी। 2 दिन बचे हैं हमारी क्लास के। मैंने बताया आज 26 तारीख है और 2 दिन बचे हैं मात्र, 27, 28, 29 से क्योंकि एग्जाम शुरू है, टीचिंग सस्पेंड हो जाएगी, आप अपनी परीक्षाएं दोगे और उसके बाद मुझे नहीं, मैं गारंटी नहीं लेती क्लास तुम्हारी मैं लूंगी। और ये बात हर कोई नहीं बताता। अपने बच्चों को घर पे सब टीचर्स बता देंगे, ऐसा कर लो वैसा। दूसरे के बच्चों को क्लासरूम में भर के इस तरीके से मोटिवेट करना बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो समझ लो, तुम्हारे लिए पढ़ाने इंपॉर्टेंट बताने से जाता है ये रखी चौक। पढ़ाना बेकार है, इंपॉर्टेंट बताने बेकार है। क्योंकि तुम्हें यदि अब समझ नहीं आएगी, और हमें अब युद्ध स्तर पर लग जाना चाहिए, युद्ध स्तर पर लग जाओ। मैं देखे इतने 3-4 दिन हो गए तुमको समझाते समझाते कि बच्चों पढ़ लो, एग्जाम आ गए, इंपॉर्टेंट भी बता दिए, कोई भी सीरियस नहीं लग रहा है मुझे। अब सीरियसनेस कैसे आएगी? देखो, ये कोई बात तुम्हें छोटे बच्चों की तरह रटवाने की नहीं है, बिल्कुल सीरियसनेस आएगी। अपने कानों में हेडफोन लगा लो। मैंने कहा था ना मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, गाने के लिए नहीं कह रही हूं मैं। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते जाओ, मेमोरी, एक बार सुनो 2 बार, स्पीड बढ़ा लो, 1.5 कर लो, स्पीड होती है ना जैसे, स्पीड बढ़ा लो। फिर अपने आप से, जैसे वॉइस रिकॉर्ड है, अपने क्वेश्चन का आंसर खुद बोलो, खुद ही से सुन लो, खुद ही उससे सुनते जाओ। ऐसे करके फिर कुछ क्वेश्चन की ट्रिक्स निकालो, तरीके निकालो, कौन सा डायग्राम किसमें बनाओ। अब दिमाग तुम्हारा यहां होना चाहिए बिल्कुल। और इन परीक्षा के दिन तक तुम बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाओ। समझो तुम्हें पुलिस पकड़ने आ रही है, तुम्हें छुपना है, बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाओ। सब मस्ती 15-20 दिन के लिए बंद कर दो। यदि मैं सीरियसनेस ये तुम सबके अंदर देखूंगी, निश्चित रूप से मैं तुम्हें आगे सेमेस्टर में पढ़ाऊंगी। हो सकता है आगे से सेमेस्टर से बिल्कुल तुम्हें रीजनिंग सब पढ़ानी शुरू कर दो, क्योंकि मुझे सीरियस बच्चे पसंद है, ऐसे नहीं। और मैंने कहा है सफलता मिलती है कॉमन से बच्चों को ही मिलती है, क्योंकि ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे तो दिमाग दूसरी तरफ ही लग जाता है बस उनका। तो ध्यान रखना, तुम लोग सीरियस हो जाओ और इस सीरियसनेस से सारे एग्जाम दे के दिखाओ। जिस दिन 5 तारीख को सोशियोलॉजी का पेपर होगा, मुझे आउटपुट जरूर देना, पेपर दिखाना, कैसा पेपर हुआ तुम्हारा, कैसे कैसे तुमने क्वेश्चन करे, ठीक है। और जब मुझे विश्वास हो जाएगा हाँ मेरे बच्चों ने मेरा मान रखा, यही कहूंगी मैं आज इस क्लास में कि तुम लोगों ने मेरा मान रखा, अपने पेरेंट्स का मान रखा, तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से बहुत अच्छे से फिर उसी उत्साह के साथ जो मेरे अंदर बना रहता है फिर से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये बार बार नहीं बताऊंगी, सुधर जाओ सभी लोग, सीरियसली लग जाओ। बालों में लड़कियों तेल वेल डाल लो, चुटियां मुटियां बना के, और खूब अपना सारा कंसंट्रेशन पढ़ाई में डाल दो। कॉलेज वॉलेज बस 2 दिन आ जाओ, उसके बाद बिल्कुल बंद कर दो कॉलेज आना। एग्जाम टाइम पे आओ, कॉलेज में एग्जाम देने आओ, फिर अंडरग्राउंड हो जाओ। और फिर एग्जाम के बाद फिर से अपने घूमने, मौज मस्ती, क्या है लाइफ ही तो है, जियो फिर, क्यों सानिया। फिर एग्जाम के बाद फिर दिखना, फिर चमकते दमकते से इधर सितारों की तरह, ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरी बात समझो, जल्दी से कोई नहीं बताएगा और कोई नहीं समझाता इस तरीके से। बच्चों मेरी बात समझो, है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही। संजीवनी बूटी जिसे डोज कहते हैं ना,